5 बजे की 5 बड़ी खबरों की बात करेंगे। पहली खबर है अलीगढ़ से, जहां अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ का हो रहा है। नगर निगम बोर्ड में इस बात का प्रस्ताव पास हो गया है। वहीं दूसरी खबर है रायबरेली से, जहां एक पुलिस वाले का खुलेआम रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं तीसरी खबर हरदोई से है, जहां अश्लील वीडियो से परेशान होकर एक महिला ने आत्महत्या की कोशिश की। चौथी खबर है रायबरेली से, जहां लड़कियों के साथ दरिंदगी करने वालों को पुलिस की तरफ से सख्त संदेश दिया गया है। एक बच्चे के साथ दुष्कर्म करने वाले का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। और पांचवी खबर है अलीगढ़ से, जहां जमीन विवाद में दो पक्ष एक दूसरे के ऊपर जान के दुश्मन बन गए। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। पहली खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में 4 बजे तक 60% मतदान हुए हैं। पंडरिया में 45% तक वोटिंग हुई है। कबीरधाम में 50% तक मतदान हुए हैं। खैरागढ़, छुईखदान, गंडई में 49% तक वोटिंग हुई है। डोंगरगढ़ में 50% वोट डाले गए हैं और राजनांदगांव में 42% तक मतदान हुआ है। कबीरधाम में 50% तक मतदान हुआ है। तो 4 बजे तक का ये डेटा हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि कितने प्रतिशत तक मतदान हुए, वोटिंग कितनी हुई है। खैरागढ़, छुईखदान, गंडई में 49% तक वोटिंग हुई है। डोंगरगढ़ में 50% वोट डाले गए हैं। बढ़ चढ़कर मतदाताओं ने हिस्सा लिया और बता दें कि अपने वोट का अधिकार भी उन्होंने साफ तौर पे किया। और कई ऐसी जगह थी जहां पे कुछ समस्या उत्पन्न हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार बढ़ चढ़कर वोटर्स पहुंच रहे थे वोटिंग के लिए। तो पंडरिया में 45% तक वोटिंग हुई है। अगर बात यहाँ पे की जाए पंडरिया से अलग हटकर कबीरधाम की, तो 50% तक मतदान हुए हैं। खैरागढ़, छुईखदान, गंडई में 49% तक वोटिंग हुई है। डोंगरगढ़ 50% तक वोट डाले गए हैं। डोंगरगढ़ में राजनांदगांव में 42% तक मतदान हुए हैं। तो यह आंकड़ा है 4 बजे तक का, जो आप तक पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 4 बजे तक बता रहे हैं कि 60% तक मतदान हुए हैं, यानी कि काफी संख्या में इससे पता लगाया जा सकता है कि मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए, वोटिंग करने के लिए पहुंचे थे। ओम प्रकाश चंद्राकर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश जी, 60% बड़ा आंकड़ा है ये 4 बजे तक का। ओम प्रकाश जी, आवाज आ रही है? ठीक है, दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे ओम प्रकाश जी को। तो देखिए, ये 60% तक का आंकड़ा निकल के सामने आया 4 बजे तक का। ओम प्रकाश जी, देखिए 4 बजे तक 60% मतदान हुए हैं, यानी कि साफ है बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा ले रहे थे। और अब तो 5 बजे का चूंकि वक्त हो चुका है, तो पूरी तरीके से मतदान हो चुके हैं। देखिए, मतदान का काम जो है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है सभी जगहों पर। और जिस तरह से जो आंकड़े आए हैं हमारे पास कि 3 बजे तक के जो आंकड़े मिले हैं, उससे 60% मतदान हो चुका है। लेकिन इन आंकड़ों में अभी जो 1 घंटे का आंकड़ा है, जो 4 बजे तक होना था चुनाव, तो 1 घंटे का आंकड़ा फिलहाल नहीं आया है। जाहिर तौर पे आंकड़े और बढ़ने की इस उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ ये देखा गया है कि जो नक्सली जो है काफी मंसूबे पाल कर बैठे थे कि मतदान को प्रभावित करना है, लेकिन जो वहां पर तैनात जवानों की वजह से नक्सली के जो मंसूबे हो वो कामयाब नहीं हो पाए हैं। जिस तरह से 4 जगहों पर मुठभेड़ की खबरें आ रही है और चारों जगह पर नक्सलियों को उल्टे पैर भागना पड़ा। कई जगहों पर
कुछ जगहों पर नक्सलियों के मारे जाने की भी खबर सामने आई है। तो जाहिर तौर पे नक्सली अड़ंगा डालने की कोशिश में थे, लेकिन बस्तर की जनता ने बेहतर बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया और अंजाम इसका यही निकला कि जो प्रदेश में जो है फिलहाल 60% मतदान 3 बजे तक की स्थिति में हो चुका है। फिलहाल आंकड़े जो है 1 घंटे का आने अभी बाकी है, वो कुछ ही देर में आंकड़े आधिकारिक तौर पर जारी कर दिए जाएंगे। जी, अमूमन देखने को मिलता है कि जब वोटिंग होती है या तो ईवीएम खराब हो जाता है या कुछ ना कुछ तकनीकी खामी आ जाती है। कितनी जगह ईवीएम खराब होने की सूचना आप तक पहुंची? देखिए, कुछ छिटपुट जगहों पर जो 1-2 जगहों पर ईवीएम लेट से चालू हुआ, देरी से चालू हुआ, ऐसी खबरें आई हैं, लेकिन बकायदा देखा गया है कि सभी जगहों पर स्वफुर्त जो मतदान का कार्य है वो चलता रहा। और यही कह सकते हैं कि इस बार निर्वाचन आयोग ने अलग व्यवस्था करके रखी थी, क्योंकि चाहे वो सुरक्षा की बात हो या फिर अधिकारियों के तैनाती की बात हो या ईवीएम की बात हो, तो पुख्ता तैयारियां जो है चुनाव आयोग ने कर रखा था, क्योंकि 20 सीटों पर मतदान होना था। जाहिर तौर पे चुनाव आयोग को काफी वक्त मिला इसके लिए और 20 सीटों पर मतदान संपन्न हुआ। जी बिल्कुल, अब देखना होगा दूसरे चरण में क्या कुछ निकल के सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, ओम प्रकाश जी। चलिए खबर में आगे बढ़ेंगे। अलीगढ़ से बड़ी खबर है। अलीगढ़ का नाम बदलने का प्रस्ताव पास हो चुका है। अब नगर निगम बोर्ड ने किया है यह प्रस्ताव पास। हरिगढ़ के नाम पर प्रस्ताव पास हुआ है। अलीगढ़ का नाम क्या अब हरिगढ़ होगा? क्योंकि प्रस्ताव जो है वो पास हो चुका है। अलीगढ़ का नाम बदलने का प्रस्ताव पास हो चुका है। हरिगढ़ अब नाम रखने की चर्चा हो रही है। तो अलीगढ़ का नाम बदलने का प्रस्ताव पास हो चुका है। हरिगढ़ रखने को लेकर एक बार फिर से मामला जो है वो सुर्खियों में आया है। तो बता दें कि अलीगढ़ नगर निगम बोर्ड अधिवेशन में भारी हंगामे के बीच अलीगढ़ के नाम को हरिगढ़ रखने का प्रस्ताव सर्व समिति से पास हो गया है, जिसकी रिपोर्ट अब सरकार को भेजी जा रही है। हालांकि इससे पहले सन 2021 में भी जिला पंचायत में अलीगढ़ को हरिगढ़ नाम देने का प्रस्ताव पास हो चुका था, जिसकी रिपोर्ट शासन में आज भी पेंडिंग है। इस मामले पर अलीगढ़ के मेयर प्रशांत सिन्हल का कहना है कि तमाम प्रस्ताव के साथ हमारे भाजपा पार्षद संजय पंडित के अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ करने को लेकर सुझाव आया था, जिसका सर्व समिति से बोर्ड अधिवेशन में पास कर दिया गया है। अलीगढ़ ब्रज क्षेत्र है और हरिगढ़ में हरि का नाम है। मुझे उम्मीद है कि शासन इसे अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अलीगढ़ से मोहम्मद शहनवाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहनवाज, अब अलीगढ़ को अलीगढ़ कहे या हरिगढ़? जी बिल्कुल, अब आप कहीं ना कहीं अलीगढ़ को हरिगढ़ कह सकते हैं, क्योंकि सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव आज नगर निगम बोर्ड मीटिंग में पास हो चुका है और अब अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ कहा जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बोर्ड मीटिंग में काफी भारी हंगामे के बाद ये प्रस्ताव रखा गया था, जिसके बाद सर्वसम्मति की तहत ये प्रस्ताव पास कर लिया गया है। तो वहीं कहीं ना कहीं अब इसकी रिपोर्ट शासन में भेजी जाएगी और कहीं ना कहीं ये शासन का अब इंतजार किया जाएगा कि अब इस शासन इस पर आखिरी मोहर कब लगाएगा। तो हालांकि अभी जिस तरीके से प्रस्ताव पास हुआ, अब हम अलीगढ़ को हरिगढ़ के नाम से जान सकते हैं। 2021 में भी जिला पंचायत के द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया था और इस प्रस्ताव को पास किया गया था। तो वहीं आज नगर निगम बोर्ड मीटिंग में भारी हंगामे के बाद ये प्रस्ताव पास किया गया, जिसके बाद अब ये मामला सुर्खियों में है कि अब अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ कर दिया गया है। तो वहीं अगर बात करें तो महापौर प्रशांत सिन्हल की, तो उन्होंने इसमें अपनी सहमति जताई और उनके द्वारा बताया गया कि भारी हंगामे के बाद सर्वसम्मति की तहत ये प्रस्ताव पास किया गया है और कहीं ना कहीं बिल्कुल अब देखना होगा सरकार तक रिपोर्ट भेज दी गई है, क्या वहां से मुहर लगती है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर रायबरेली से निकल के सामने आ रही है, जहां दरिंदगी करने वाले को पुलिस ने सजा दी है। रेप के आरोपी का एनकाउंटर हुआ है। आरोपी के पैर में गोली लगी है। 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म इस आरोपी ने किया था। सुबह सवेरे पुलिस के साथ एनकाउंटर हुआ है। पुलिस ने एनकाउंटर किया है और ऐसे में बता दें कि 9 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म इस आरोपी ने किया था, जिसके बाद से पुलिस लगातार ढूंढने का प्रयास कर रही थी और आखिरकार रेप के आरोपी का एनकाउंटर हो चुका है।
पुलिस का प्रयास पूरा हुआ है। आरोपी के पैर में गोली लगी है। उसके बाद से आरोपी को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है और पुलिस ने 24 घंटे के अंदर दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। राजू तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। राजू, सिर्फ 24 घंटे के अंदर पुलिस ने कारनामा कर दिया है। अगर ऐसे हर केस में होते रहे तो नाम वाहवाही हो जाएगी पुलिस की। बिल्कुल, बता दें कि पूरी घटना पीरो थाना क्षेत्र की है, जहां पर इस घिनौनी वारदात के बाद बता दें कि 9 वर्षीय दलित बालिका के साथ जो है 55 वर्षीय गैर समुदाय के व्यक्ति के द्वारा इस घिनौनी घटना को वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन आपको बता दें, घटना स्थल पर तत्काल पुलिस अधीक्षक रायबरेली आलोक प्रियदर्शी पहुंचे थे और उनके द्वारा तत्काल 4 टीमें गठित की गई थी। तो देखा जाए तो कहीं न कहीं उसी का नतीजा है जो रायबरेली पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए ऐसे आरोपी को धर दबोचा है। बता दें कि जब इस पूरी घटना को कारित करने वाला जो पीर मोहम्मद है, वो लगातार भागने के फिराक में था, उन्नाव बॉर्डर पर पहुंच चुका था। लेकिन उन्नाव बॉर्डर पे ही मुखबिर की सूचना मिली पुलिस को। जैसे ही मुखबिर की सूचना मिली, वहां पर एसओजी स्क्वाड व सर्विलांस की टीम और वहां स्थानीय पुलिस जो है घेराबंदी करके उसको पकड़ने का प्रयास किया। तो उसके द्वारा जो है पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग किया और उसके पैर में गोली लगी। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि जो एक उन्नाव बॉर्डर का जंगल पड़ता है लल्लन खेड़ा के पास, ये बड़ा जंगल है जो रायबरेली और उन्नाव के बीच का जंगल कहा जाता है। तो वहां पर इस आरोपी को रायबरेली पुलिस के द्वारा पकड़ा गया। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि रायबरेली पुलिस की इस कृत्य के बाद यहाँ के स्थानीय लोगों में भी कहीं न कहीं पुलिस के प्रति काफी अच्छी भावना देखने को मिल रही है और पुलिस की वाहवाही भी हो रही है। जी बिल्कुल, वो आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर में भी आपका रुख करेंगे। और रायबरेली के महाराजगंज कोतवाली से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां जीरो टॉलरेंस नीति पर थाने के दीवान ने पलीता लगा दिया है। तो वहीं खुलेआम पीड़ित से पैसा लेते वीडियो कैमरे में कैद हो गया है और जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि रिश्वतखोर दीवान 376 के मामले को निपटाने के लिए एक पीड़ित परिवार से पैसा ले रहा था। राजू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजू, देखिए वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, आलोचना भी काफी ज्यादा हो रही है। जी बिल्कुल, बता दें कि जिस तरह का ये वीडियो वायरल हुआ है और सोशल मीडिया पर खूब इस वक्त जो है सुर्खियां बटोरता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो इसके बाद कहीं ना कहीं रायबरेली पुलिस की का जो है जो इकबाल है, जो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि रायबरेली पुलिस की जो छवि है उस पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। हालांकि इस मामले में जब ये पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों द्वारा कुछ चुटकियां भी ली गई और कहीं ना कहीं रायबरेली पुलिस को संदेह के घेरे में खड़ा किया गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी तक इस पूरे मामले को किसी उच्च अधिकारियों ने ना तो संज्ञान लिया, ना किसी ने इस पूरे मामले पर अपना बयान जारी किया। तो साफ तौर से कहा जा सकता है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है जो टॉलरेंस की बात करती है, उसके कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जीरो टॉलरेंस नीति पर पलीता लगाता हुआ ये कार्रवाई क्या देखने को मिल रही है, या अभी तक मौन है प्रशासन इस मामले पर? जी बिल्कुल, बता दें कि जिस तरह से पूरा वीडियो वायरल हुआ है और चर्चा का विषय बना हुआ है जिले में, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले को उच्च अधिकारियों द्वारा, चाहे पुलिस अधीक्षक हो या अपर पुलिस अधीक्षक हो या क्षेत्राधिकारी हो, किसी के द्वारा इस पूरे मामले को संज्ञान में नहीं लिया गया है, ना ही किसी प्रकार का उनके द्वारा बयान जारी किया गया। लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरह से वीडियो वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरता हुआ दिखाई पड़ रहा है और लोगों में कहीं ना कहीं चर्चा का विषय भी बना हुआ है। हालांकि आप तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरह से पीड़ित परिवार से पैसे लेता हुआ जो थाने का दीवान है वो नजर आ रहा है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए राजू। तो फिलहाल के लिए 5 शहर 5 खबर में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहे इंडिया वॉइस।